लाइफ में पहला चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। पहले ही चुनाव जीत गए। मायावती तब तक आपके फ्रेम में आ चुकी थी, मतलब वो आपको नजर आने लगी थी? मैं उनको नजर देख रहा था, वो मेरी तरफ इतना कोई मतलब ही नहीं था कि हो गए एमएलए। मायावती से पहली मुलाकात कब? बहन जी ऐसे बैठी थी, साहब कांशीराम साहब आमने सामने बैठे थे। बहन जी को नेताजी ये लड़का मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो इसको आप ले जाओ, और मैं कांशीराम कहता हूँ जो काम कोई न कर पाए इसको दे देना, ये करके लाएगा पार्टी हित का। गेस्ट हाउस का ये पूरा विस्तार से बताइए जरा, क्या था एग्जैक्टली ये मामला और क्या हुआ? हम समझ नहीं पाए, एकदम से अटैक कर दिया और एमएलए उठा के ले जाने लग गए। कितने विधायक थे वहाँ पर आपके? नियर अबाउट 60 रहे होंगे। ऐसे खिड़की विंडो बनी हुई थी, मुझे नहीं मालूम था कि बहन जी वहाँ से झांक रहे हैं। अपने गनर से गंदगी नहीं, मैं कहता तुम हाथ लगा के बताओ, मैं अभी मार के कबूतर बना दूंगा यहीं पर। अच्छा, ये बात जो गेस्ट हाउस कांड में कही जाती है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये भी कुछ कपड़े नहीं फाड़े गए थे। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे दूसरी तरफ वाले? उस टाइम जिसकी सरकार थी ज्यादातर लोग इन्वॉल्व। शिवपाल यादव थे उसमें? नहीं। राजा भैया थे उसमें? नहीं, वहाँ नहीं दिखाई। वहाँ नहीं थे। इनके नाम चलते हैं कि ये लोग थे? नहीं, शिवपाल जी को मैंने नहीं देखा। जो आपसे भिड़ रहे थे वो कौन थे? अतीक भाई थे। अतीकी भाई ने कहा कि हट जाओ पीछे। उस समय वो सपा में एक्टिव थे। हाँ, और रमाकांत यादव। मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हुआ वहाँ पर वो मुलायम सिंह जी के कहने पे नहीं हुआ। पुलिस ने कार पे लाठीचार्ज भी किया। अच्छा, उनको हटाने के लिए। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री वो बन गई, फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बारी थी इनाम मिलने की। उन्होंने मुझे फिर 1995 में मंडी परिषद का चेयरमैन बनाया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और अपना सलाहकार भी बना दिया। 18 डिपार्टमेंट के मंत्री किसी के पास नहीं होता। मतलब मिनी मुख्यमंत्री आपको कहा जाता था? कहा कुछ जाता हूँ, हम थे मिनिस्टर ही। इस मिजाज की बहन जी है क्या? कान की कच्ची है? हाँ बिल्कुल। आपके खिलाफ आपको लगता है कि कुछ कॉन्स्पिरेंसी की गई? वो तो 100% बहन जी के कानों को भरा गया। 100% उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 50 करोड़ रुपया ये पार्टी फंड का लेकर के भाग गई। जो पैसा आता होगा फिर वो करती क्या थी पैसे का? स्विस बैंक वगैरह में अकाउंट भी थे क्या? अरे मेरे हिसाब से नहीं। कांशीराम जी के आखिरी समय में मायावती जी को लेकर के बहुत सारे सवाल जो हैं वो रहते हैं। आरोप लगाने वाले तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मरवा दिया। ये झूठ है, क्योंकि कांशीराम साहब की जब दम निकली तो बहन जी सरहाने खड़ी थी, मैं पैठे खड़ा था। आजम खान साहब ने कभी मुझे पसंद नहीं किया, क्यों नहीं पसंद किया मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आजम खान मुर्गी चोर और बकरी चोर नहीं। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। देश और दुनिया में तमाम ऐसी राजनीतिक शख्सियतें हैं जिनके साथ बहुत सारी पॉलिटिकल घटनाएं जुड़ती हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। 2 दशक से ज़्यादा उनका बसपा का साथ रहा, लेकिन जब वो बसपा से अलग हुए तो बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए। फिलहाल अभी वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन नसीम भाई से बात करके बहुत सारी उनकी दिल की बातों को हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक बात नहीं होती, यहाँ पर दिल की बात होती है। नसीमुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शुरुआत पॉडकास्ट की ऐसे ही करेंगे कि बांदा का एक लड़का नौजवान जो वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर था, उसको क्या सूझी नेता बनने की और कैसे नेता बनने का ये सफ़र शुरू हुआ? देखिए, मैं थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई मेरठ में सर्विस करते थे जी। तो उनकी आदत थी, अक्सर मुझे ले करके जाते थे, कभी अकेले नहीं रहे वो। बांदा में रहे तब भी। तो उस वक्त 1975 की बात है। तो वो मेरठ में उनकी सर्विस लगी डिफेंस में। उन्होंने क्या किया कि बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो। मैंने कहा कि मैं अम्मा अब्बा का नहीं, मैं अकेले नहीं रहूँगा, तो मेरे साथ चलो। तो मैं चला गया मेरठ में मैं पढ़ा लिखा, मेरठ में मैं बड़ा हुआ। उस टाइम पे हमारे पास 2 4 व्हीलर थे, पार्टी में किसी के पास 4 व्हीलर नहीं थे, वो भी पुराने ज़माने के। एक पेट्रोल की जीप थी और एक फिएट गाड़ी चलती थी। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी तो गाड़ी ले जाते थे, कोई बात नहीं। अब हमने काम धाम अपना शुरू कर दिया, रेलवे में ठेकेदारी करने लग गए, बट्टे अट्टे भी लगा लिए। अब करते क्या बैठे हुए। इसके बाद ये हुआ कि 90 में
काफ़ी टाइम बीत गया। साइकिल रैली करने जाते थे 150 लड़के, मुसलमान हम अकेले, सब शेड्यूल कास्ट। तो जब साइकिल रैली करने गए तो वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर बांदा से, तब बांदा ही जिला था, अब चित्रकूट जिला हो गया, लालता रोड एक जगह है, वहाँ हम लोग साइकिल चला रहे थे। तो उसी टाइम पे हमारे अब्बा को कुछ खास मुसलमानों ने बुलाया। अच्छा। और कहा देखो भाई अपने लड़के को रोको, वो चमारों का झूठा मीठा खा पी रहा है, और लोग कहते हैं जिमीदार का पोता चमार हो गया। अब्बा बोले परसों आप लोग मिलिए, मैं रोकने जा रहा हूँ उसको। अब्बा ने फिएट ली, वहाँ पहुँचे, हमसे कुछ नहीं बोले। उनकी उम्र उस टाइम पे रही होगी शायद 70-75 साल। तो बोले मैं भी साइकिल चलाऊंगा। अच्छा। तो हमने कहा क्यों साइकिल चलाएंगे? मैंने बहुत चलाई, ये देखता हूँ चला लूट लेता हूँ कि नहीं। वो 1-2 किलोमीटर साइकिल चलाई, उनकी गाड़ी आई, लौट के चले गए। अगले दिन गए, कहने लगे कि पहले तो बेटा चमार था, मैं भी चमार हो गया। अब क्या हुआ, छतरपुर हमारे यहाँ से, बांदा से MP में है, 100 किलोमीटर दूर छतरपुर है। छतरपुर में हमारे 2 भाइयों की शादी हुई, बहुत सी रिश्तेदारियाँ। वहाँ कांशीराम साहब आ रहे थे प्रोग्राम में 90 के बाद। ओके। जब 90 में आ रहे थे तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप भी चलिए और गाड़ी भी चली जाएगी। हमने कहा गाड़ी ले लो, और मैं डीजल का, ड्राइवर का सब इंतज़ाम करा देता हूँ। पेट्रोल थी, पेट्रोल का और उसका इंतज़ाम करा देता हूँ, आप ले जाओ। कहा नहीं आपको चलना है, तो हम भी चले गए। जब हम चले गए वहाँ पर तो कांशीराम साहब आ गए, हम अभी नहीं जानते हैं। अच्छा। कांशीराम साहब को आपने देखा नहीं था? देखा कई बार। BS4 के लिए आप काम कर रहे थे? नहीं, देखा कई बार, उनका कैडर कई बार सुना। और मैं उरई जाके देखा, उनकी जनसभा में देखा, लेकिन सीधे पहचान नहीं थी कोई। अब पहचान अब वहां से होती है। 90 में जब वो होने लगे तो 2,500-3 हजार लोग थे, मजमा था, प्रोग्राम था, स्टेज बना था। तो ऐसे स्टेज है जैसे स्टेज में एक दरी पड़ी हुई थी, और दरी के ऊपर सफेद बेडशीट, उसमें कुर्सियां रखी थी। अब थोड़ी देर हुआ तो शिवसेना वाले नारा लगाते हुए आ गए, जय शिवानी जय भवानी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और पथराव कर दिया। अच्छा। तो क्या हुआ कि उन्होंने सबने उठा करके स्टेज से दरी उठा के फेंक दी, वो सॉरी बेडशीट उठा के फेंक दी, और दरी को इस तरीके से, कांशीराम साहब हैं, इस तरीके से दरी को लगा लिया बीच में कांशीराम साहब, ताकि पत्थर जो लगे तो वो उन पे ना पड़े, उन पे ना पड़े। बीच में गैप भी था उनके, मतलब यहाँ से लगा हुआ ये है यहाँ, तो पत्थर जो है वो मतलब ऐसे ही नहीं मार रहे थे, कोई को उठा के फेंक के मारने लग गया। अब मैं उसके स्टेज के नीचे मैं देख रहा हूँ कि या तो यार भाग जाओ या तो कुछ करो। तो वहाँ पर लाठी वाला बांस होता है, पतला बांस, तो डी बनी हुई थी, उसमें झंडों में बांस से में झंडे लगे थे। तो जो बेडशीट थी उठा के फेंकी थी, उसको मैंने सर में बांध लिया। अच्छा। और बांस उखाड़ करके उनको दौड़ाया। अच्छा। तो एक पत्थर मेरे लग भी गया, खून लग गया, बाद में एक्सरे हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ, यहाँ पे लग गया, कंधे पे, कंधे के नीचे बिल्कुल। अच्छा। खून आ गया उसमें। तो मैं 2-3 बांस मारे तो भगदड़ मच गई, और लोगों ने बांस उखाड़ लिए। आपने हिम्मत दे दी वहां के लोगों को, और लोगों ने बांस उखाड़ लिए, सब भाग गए। अब सब कांशीराम साहब स्टेज में खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो कहने लगे जो लंबा वाला लड़का है इसको बुलाओ। बुलाया, गए, चमार हो? मैं कहने सर मैं चमार नहीं, मैं मुसलमान। रामादीन बाबू एक थे, दद्दू प्रसाद की उम्र कम थी, नहीं साहब ये मुसलमान हैं, और ये यहाँ के नहीं बांदा के हैं, हम लोग ले आए, इनकी गाड़ियाँ आड़ियाँ हैं, कारोबार है इनके, तो हम ले आए हैं इनको। कहेंगे यही तो मैं कहूँ कि ऐसा चमार कौन आ गया। तो बांदा में रहते हो? अच्छा, कारोबार है, गाड़ियाँ हैं, ये है। कौन सी गाड़ी? हमने बताया। चलो अच्छा का साहब हम इस्तेमाल करते इनकी गाड़ियाँ ले आए। तो अच्छा लगा। कहने लगे वहाँ पहाड़ के ऊपर गेस्ट हाउस था। कहने गेस्ट हाउस आओ, वहीं छतरपुर में। छतरपुर में। तो उन्होंने करीब 1.5-2 घंटा हमको कैडर पे लाया। वही कैडर ज़्यादातर हम सुन चुके थे। हमने कहा साहब हम आपके प्रोग्राम अटेंड करते हैं। क्या तुम कभी मिले नहीं? हमने कहा साहब हमारी आदत नहीं है कि हम आगे आगे कूदें, वो करने लगे। और कहने लगा अच्छा दिल्ली आना। अच्छा। हम दिल्ली गए नहीं। इसके बाद प्रोग्रामों में लगे रहे, करते रहे, और 91 का इलेक्शन आ गया। तो उन्होंने कहा भाई जिसको चुनाव लड़ना है 200 रुपये का एक फार्म था,
200 रुपए का फॉर्म भरो और चुनाव लड़ जाओ। हमें लड़ना ही नहीं था, फॉर्म ही नहीं भरा। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने कहा दिल्ली चलना है, वहाँ टिकट फाइनल होना। तो हमने कहा हम क्या करेंगे, कह रहे चलिए आप टिकट करा देंगे। हमने कहा टिकट करा देते हैं। तो कह नहीं आप चलेंगे तो वहाँ रुकने का हो जाएगा। तो हम 7-8 लोग थे, दद्दू प्रसाद थे, एक बीएल थे, एक सतरूप राही थे, कई लोग थे। तो जिद करने लगे तो बाबूलाल कुशवाहा भी थे, एक्सपायर हो गए वो, तो वो जिलाध्यक्ष थे। वो 89 में एमएलए का चुनाव लड़े थे, सेकंड नंबर पे थे। तो अब गए वहाँ पर। तो उस टाइम पे झांसी मंडल था, चित्रकूट कमिश्नरी नहीं बनी थी। मंडल अध्यक्ष थे दीवान रघुनाथ सिंह लोधी। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि सबके टिकट करा दिए और नारायणी से डॉक्टर खलील साहब का कराया। ये डॉक्टर खलील साहब हमसे एज में काफ़ी थे, मतलब 8 साल 9 साल 10 साल भी बड़े होंगे। अभी अल्लाह ताला को हयात रखे, अभी बीमार हैं। तो हमसे ज़्यादा थोड़े लंबे थे, इतने लंबे। तो कांशीराम साहब ने उनसे पूछा, दीवान रघुनाथ सिंह लोधी थे, कि ये डॉक्टर खलील वही लड़का है जो छतरपुर गया था, लंबा वाला? कहा हाँ वही लड़का है साहब। का जो पथराव हुआ था तो उसने कहा हाँ साहब वही है। वो डॉक्टर ये बात याद थी कांशीराम को? वो बिल्कुल याद थी। बांदा का जब बात आया उनको बिल्कुल याद थी। उन्होंने कहा वही लड़का का, इसको जरूर लड़ाना। अच्छा। तो अब वो डॉक्टर खलील का टिकट हो गया नारायणी से। अब नारायणी रिजर्व में पहले जनरल थी। तो जब हो गया तो राज बहादुर, ये अभी जो यहाँ बैठते हैं हमारे कांग्रेस ऑफिस बैठते हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट थे। ये बाहर निकले, कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपका टिकट हो गया। तो मैं कहा मेरा नहीं हुआ, डॉक्टर खलील का हुआ। कहा तो आप डॉक्टर खलील नहीं हैं? मैं कहा मैं डॉक्टर ही नहीं, खलील कहाँ से बन जाऊँगा? तो कहने लगे अच्छा। अच्छा, छतरपुर वो गए थे जब पथराव वथराव हुआ था, बांस वहाँ तो खड़ा था कि आपने? मैंने कहा वो तो मैं था। कहा तो कोई गड़बड़ हो गया, साहब को बताना पड़ेगा। अभी अंदर गए। वो तब नार्थ एवेन्यू में एक ऑफिस था दिल्ली में। 15 मिनट के बाद सब ने कहा पूरा झांसी मंडल आए। झांसी मंडल पहुंच गया, कहा उस लड़के को भी लाओ। हमारे जाने, हमने कहा हम क्या करें? कहा नहीं साहब ने बुलाया है। अच्छा। मैंने कहा साहब ने बुलाया, क्या मतलब? अच्छा, आप बाहर ही बैठे रहे, अंदर नहीं गए? हम नहीं अंदर गए। जब टिकट फाइनल हुआ हम नहीं गए, अपना गाड़ी में बैठे रहे थे। तो कहने लगे कि उससे बोले, हम खड़े हो गए जाकर के। इतनी जगह ही नहीं थी। दीवान रघुनाथ सिंह लोधी बैठ गए, रामाधीन बाबू बैठ गए, हम लोग अपना खड़े हो गए। हाँ भाई रघुनाथ सिंह जी, आपने मुझे धोखा देने का ठेका ले रखा है। कांशीराम साहब बोले, साहब मैंने क्या धोखा दिया? मैंने आपसे कहा था वो लड़का जो लंबा वाला है, कहा है तो लंबे वाले। कहा लंबे वाले की मैंने उनकी बात नहीं की जो छतरपुर गए था। मैंने तुमसे कहा था फोड़ करके, रामाधीन थे क्यों ना मत? कहा हाँ साहब, कहा तो था कि छतरपुर गए थे। वो कहा छतरपुर ये नहीं गए थे, ये गए थे। अच्छा, खलील साहब की भी हाइट वाइट आप ही की जैसी थी? मुझसे ज्यादा। अच्छा, तभी वो कंफ्यूज। और वो कई चुनाव लड़ चुके थे। वो कुछ दिन बीजेपी में रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में रहे हैं, उस वक्त तक नहीं थे। उस टाइम पे वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस अर्थ में थे, समाज उसमें कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तब समाजवादी पार्टी थी ही नहीं। जी जी। तो इसके बाद कहने लगे भाई मुझे इसको लड़ाना है। भाई मैंने सोचा कि मैंने कहा साहब मैंने तो फार्म ही नहीं भरा। कहा फार्म छोड़ो, आपको लड़ना। मैंने कहा मैंने घर वालों से नहीं पूछा है। कहले मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लड़ना है आपको, 20,000 खर्च कर लोगे? दद्दू बोले साहब 20,000 नहीं है तो लाखों खर्च कर लेंगे। तब मतलब 20,000 की इतनी अहमियत थी उस टाइम पे बीएसपी में, 20,000 खर्च कर लोगे? उनका लाखों खर्च कर लेंगे। मैं कहा साहब मैंने नहीं वो किया है। मैं कहा यार कोई आज तक बना नहीं, मेरे जीतने का मतलब ही नहीं। और घर वाले अलग नाराज होंगे कि तमाशा करके चले आए। तो बांदा से एक टिकट हुआ था अमृतलाल पटेल का, वो बड़े लीडर थे बीएसपी के। तो उन्होंने कहा मैं इनका काटता हूँ और आप जाइए लड़िए नारायणी। मेरा गांव नारायणी में ही था जहाँ मैं पैदा हुआ। मैंने कहा अमृतलाल पटेल का नाम नहीं कट नहीं सकता है, दिल में सोचा वही पे लड़कपन वाली सोच। मैंने कहा साहब हम भले ही नारायणी क्षेत्र में गांव है लेकिन वो हम रहते बांदा में हैं। और वैसे बांदा से किसका हुआ? बोले अमृतलाल पटेल। अच्छा कुर्मी भाई नारायणी में कितना है? कहा 22,000। बांदा में कितना? उसने कहा इतना ही होगा। बोले आप नारायणी जाइए भाई, तो मैं आपका टिकट काट रहा हूँ। अच्छा, अमृतलाल पटेल से सीधे बोल दिया? अब आप कहाँ जाओगे? ठीक है भाई, टिकट लेके आ गए। हमारे वो बड़े भाई जो ले गए थे मेरठ,
वो जब आए तो घर बार उन्होंने कहा क्यों टिकट ले आए, कैसे क्यों। अब बड़े भाई जो है वो नाराज़ हो गए, 1-8 लाख रुपया खर्च करेगा, तमाशा बना रखा है, मुझसे मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे वो कानपुर में थे, अभी भी कानपुर में, रिटायर हो गए वो। अच्छा। गुस्सा होकर वो चले गए। सबसे बड़े भाई थे, बोले हम लड़ाएंगे, हमारे अब्बा बोले लड़ाएंगे, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया तो हो गया। भाई जीतने के लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, लड़ना। सामने जमुना प्रसाद बोस 7 बार के एमएलए, और उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर थे मुलायम सिंह जी की सरकार में, 91 की बात है ये। मुलायम और बीजेपी से कल्याण सिंह की सरकार बनी थी। बीजेपी से रामचंद्र शर्मा थे, वो सिटिंग एमपी थे, एमएलए लड़ रहे थे। उनके बीच में हमारे जीतने का कौन सा सवाल। और मुसलमान 6%, चमार जो है 12%, बाकी बैकवर्ड। अब चलो भाई हारने के लिए लड़ो, लड़ गए। हारने के लिए लड़ते लड़ते जब 3-4 दिन बचे तो हम कहा यार हम जीत रहे हैं क्या, तो जीतने के लिए लड़ गए। अब जब मुसलमान कभी हैं, अब वोट पड़ गया, सब पड़ गया, काउंटिंग शुरू हुई तो 5 राउंड तक तीसरे नंबर, 6वें राउंड पे दूसरे पे आ गए, 7वें राउंड पे 500 वोट से पीछे हो गए, 8वें राउंड पे 1300 वोट से आगे हो गए, 9वें राउंड पे जीत गए। अरे वाह। लाइफ में पहला चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। हाँ, और पहले चुनाव जीत रहे हैं। जीत गए। अब समझ में ना आया क्या यार हम जीत गए हैं क्या, हम तो हारने के लिए लड़ रहे थे ना। हाँ। अब वो ठीक है, सब जीत गए। हाँ। जीत गए। अब कांशीराम था बहुत खुश। कितने विधायक जीते थे उस चुनाव में आपकी पार्टी के? 12 जीते थे, आपके अलावा 11 और। 11 और, मैं अकेला मुसलमान मैं था। हाँ। मुसलमान कोई नहीं था। और ऐसी जगह से कि जहां मुसलमान 4 जिलों में कभी जीता ही नहीं। कभी नहीं जीता। आप पहले 4 जिलों में, हमारे जिले भर में नहीं, कमिश्नरी में। अब जीत गए। अब सब कुछ कर ही रहे थे। कांशीराम साहब का चुनाव आ गया, इटावा का, बहन जी का चुनाव आ गया, वो बुलंदशहर से बाई इलेक्शन था। मायावती तब तक मतलब आपके फ्रेम में आ चुकी थी, मतलब वो आपको नजर आने लगी थी? नजर हम, वो मुझे नहीं नजर आ रही थी, मैं उनको नजर आ रहा नहीं, मुझे मैं उनको नजर देख रहा था। वो मेरी तरफ इतना कोई मतलब ही नहीं था कि हो गए मेले होता है। वो पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव थी पार्टी में, मतलब उनकी वो एमपी बन चुकी थी ना। हाँ। 89 में वो बिजनौर से एमपी बन चुकी थी, फिर हार गई। हाँ। मैं 91 की बात कर रहा हूँ ना। जी जी जी। फिर वो 91 में वो एमएलए का चुनाव लड़ी बुलंदशहर, जब जनरल सीट थी। जी, जी, जी। और कांशीराम साहब लड़े इटावा से। तो इटावा में हमारी ड्यूटी थी। हाँ, हाँ। हम इटावा जीत गए, बहन जी वो हार गई। हाँ, हाँ, हाँ। तभी उनके ऊपर रास्का लगा दिया गया था वो बहन जी के ऊपर। तो इसके बाद रास्का से वो छूट गई। और एक प्रोग्राम था। मायावती से पहली मुलाकात कब हुई, जब मतलब व्यक्तिगत तौर पर बैठ के जैसे हम आप बात कर रहे हैं इस तरीके से? उसी में आ रहा हूँ। बैठ के मेरी मुलाकात कब हुई? एमएलए बनने के काफी दिन बाद। अच्छा। वैसे दूर से बात होती थी और भाई ठीक है ये बात, ऐसा नहीं होता। मीटिंगों में कई बार हम भाषण दे के चले आए, वो भी भाषण दे रहे हैं, ये भी हुआ है एज एमएलए। लेकिन बैठ के इस तरीके से बात नहीं हुई। तो एक प्रोग्राम था कलकत्ता में, रैली थी। तो अब एमएलए थे तो जिस होटल में वो रुके थे तो हम भी उसी होटल में रुके थे। वहाँ के लोगों ने इंतजाम किया था। कांशीराम साहब रुके थे एक कमरे में, बहन जी रुकी थी। तो अब कांशीराम साहब इस बीच में काफ़ी कुछ जान गए मुझे। और किसी से याद नहीं आ रहा, वहीं का कोई एक था, क्या नाम था उसका, बंगाल का ही, उससे बुलाया, उसको बुला रहा। मैं गया तो बहन जी ऐसे बैठी थी, साहब कांशीराम साहब आमने सामने बैठे थे। बैठ जा, मैं कहा नहीं बताइए। बैठ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। अच्छा। तो बैठ गया। क्या तेरे बहुत दिमाग खराब है? हम जानते थे वो कभी कभी ऐसे को, तो हमने कहा था आप ही ने तो किया दिमाग खराब। अच्छा। कहा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। साहब मैं क्या कहूँ आपसे, क्या जवाब दूँ? बैठ जा। बैठ गए। एक पेन उठाया और होटल का जो पेपर होता है ना, पैड होता है लिखने वाला, उसमें एक लाइन खींची और उस लाइन में ऐसे नुक्ता से 10 रख दिए। और ये जो लाइन है ये 100 मीटर है और ये 100 मीटर की रेस होना है। ये 10 लोग दौड़ रहे हैं, एक तो भी दौड़ रहा है। अगर तू इसमें फर्स्ट आता है तो फर्स्ट नहीं आएगा, सबसे आखिर में आएगा।
मैं कहा मैं फर्स्ट आने के बाद में आखिर उनका बिल्कुल आया, तू करेला और नीम चढ़ा है। तो मेरे साहब समझ में नहीं आ रहा है। कि मैं जो आगे कह रहा हूँ सुन। दूसरी लाइन उन्होंने उससे 2 गुनी खींच दी, 2 गुनी लाइन खींच दी। बोले कि जितनी देर में ये 9 लोग 100 मीटर दौड़ेंगे, उतनी देर में अगर 200 मीटर तू दौड़ेगा तो तू 8 पार आएगा, लीड नहीं ले रहा है। और 201 मीटर दौड़ेगा तो तेरी 1 मीटर की लीड है। जब तक वो 100 दौड़ेंगे तब तक 201 दौड़ेगा। तो मैं कहा साहब मैं कौन सी दौड़ाई दौड़ूं? क्या तेरे अंदर टैलेंट है, दौड़ सकता है, दौड़ सकता है। चुनाव लड़ना भूल गया, ठीक। कहते नेताजी, बहन जी को नेताजी ये लड़का मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और पश्चिम यूपी में मुसलमान भी ज़्यादा है, इसने पश्चिम में पढ़ा लिखा है, पश्चिम में बड़ा हुआ है, पश्चिम में खेला कूदा है, वहाँ इसका आइडिया है। तब उत्तराखंड भी उसी में था, तब उत्तराखंड नहीं बना था। ये 92 की बात। तो इसको आप ले जाओ, और मैं कांशीराम कहता हूँ जो काम कोई ना कर पाए इसको दे देना, ये करके लाएगा पार्टी हित का। अब असली मुलाकात हो रही है, देखिए। उनका भाई आप घर छोड़ सकते हो? हमने कहा छोड़ देंगे, 6 महीने में एक बार जाना पड़ेगा। हमने कहा देखें कोई बात नहीं। बच्चे, हमने कहा 2 बच्चे हैं, तब तीसरा नहीं हुआ था। तो कौन देखा? हमने कहा भाई है और साला है छोटा, तो वो लोग अपना देख लेंगे, कोई सी बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। और कहा ठीक है। बोले जाओ 15 दिन अपना काम धाम सब संभलवा दो घर का, देख लो, इसके बाद सामान लेके और दिल्ली हुमायूं रोड पहुंच जाना। बहन जी बोलिंग अब आ जाना। अच्छा। तो मैं चला गया। अब उन्होंने वेस्टर्न यूपी का सारा काम दे दिया, संगठन का पूरा वेस्टर्न यूपी का देखते रहे, फिर उत्तराखंड दे दिया, फिर वो सब देखते देखते अब बहन जी के नज़दीक हम पहुंचते रहे। अब बहन जी बहुत मानने लगी। अच्छा। और ये कि नहीं भाई, ये मतलब बहुत यकीन करने लगी, ज़रूरत से ज़्यादा। इसी बीच में 2 जून 1995 का स्टेट गेस्ट हाउस का मामला पड़ा। गेस्ट हाउस कांड। हाँ, तो उनका क्या हुआ कि उनकी लाइट काट दी गई थी, अंधेरा था। ये पूरा विस्तार से बताइए जरा, क्या था एग्जैक्टली ये मामला और क्या हुआ? हम समझ नहीं पाए। एकदम से लोगों ने अटैक कर दिया। ये लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस, और 1 नंबर शूट पे वो रुकी थी। और कांशीराम साहब बीमार थे, चेन्नई में थे। वो चेन्नई में थे, ठीक है। वो बीमार हो गए थे वहाँ। तो एकदम से अटैक कर दिया, और एमएलए उठा के ले जाने लग गए। कितने विधायक थे वहाँ पर आपके? वहाँ मेरा अंदाज है नियर अबाउट 60 रहे होंगे। अच्छा। मीटिंग चल रही थी विधायकों की। अच्छा। तो जब ये होने लगे तो बहन जी अपने कमरे में आ गई। आर.के. चौधरी थे, रामचल वर्मा को, रामाचल राजभर को भी उठा ले गए। राम लखन वर्मा थे, अंगद यादव थे, मतलब वो डॉक्टर मसूद साहब भी थे। और एक जो खत्म हो गए, क्या नाम है उनका, जो बाद में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर मसूद को हटाने के बाद, कुशीनगर के पत्थरदेवा, क्या नाम है उनका, शाकिर अली, वो इंतकाल हो गया उनका। ये सब हमारे एमएलए थे। B.R. वर्मा थे, सुखदेव राजभर थे, सब लोग। तो मैं जो हूँ वहीं था। बहन जी जब बाहर चली गई, कमरे के अंदर चली गई, तो मैं बाहर हो गया। इसी बीच में कुछ लोग आए और दरवाज़ा खुलवाने लग गए। अब उनमें से एक आध मर गए हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं। तो मैंने कहा दरवाज़ा खुलवाने लग गए, खोलिए दरवाज़ा। बहन जी जिसमें थी, 10-12 एमएलए उसके साथ भी बहन जी के अंदर थे कमरे में। अच्छा। हाँ, बाहर थे। अब वो मैंने कहा भाई दरवाजे से हटिए। कहने लगे आप मुझे धक्का दे दिया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था? नहीं खोला अभी, दरवाज़ा अंदर से बंद है, मैं तो बाहर हूँ। अच्छा। दरवाजा ऑलरेडी अंदर से बंद है, मैं बाहर हूँ। इसमें 7-8 एमएलए, 10 एमएलए, राम लखन वर्मा, ये वो, और बहन जी कमरे के अंदर है, लाइट गोल। बुरी तरीके से वहाँ बंद थे। इसके बाद जो है ऐसे खिड़की विंडो बनी हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि बहन जी वहाँ से झांक रही हैं। अच्छा। विंडो से। विंडो में जाली भी लगी हुई थी। वो धीरे से बाहर से, अंदर से अंदर अंधेरा था, बाहर अंदर दिखाई देने का बाहर से कोई सवाल ही नहीं। वो देख रही थी। तो वो लोग जो है कह लेंगे हमने दरवाजा तोड़ेंगे। तो मैंने अपने गनर से गंद छीनी। मैं कहा तुम हाथ लगा के बताओ, मैं अभी मार के कबूतर बना दूंगा यहीं पर। मैं कहा मैं आर्मी का आदमी हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ, पीछे हट जाओ।
उनके भी गनर ओनर थे, वो भी अपना, मैं कहा मैं हमारा गनर का मुझे नहीं, मैंने कहा मैं गनर से चुपचाप खड़े रहो, तुमसे अच्छा चलाना जानता हूँ। इसके बाद जो है मैं कहा हट जाओ पीछे, 1 सेकंड अगर नहीं हटे मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा, मैं जानता हूँ मैं भी मर जाऊंगा, और मैं कई बार मरा हूँ। पीछे हट गए। जब सब हट गए तो बहन जी ने कहा इसको दरवाज़ा खोल के धीरे से अंदर लो। तो दरवाज़ा खोला और कहा अंदर आ जाओ अंदर। मैं कहा काहे के लिए मैं अंदर आ जाऊँ, क्या बहन जी बुला रही थी। मैं धड़ से अंदर गया और बंद कर दिया। कहा क्या बात थी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात थी। अब उनके दिल में वो बैठ गई कि नसीमुद्दीन मेरे लिए जान। मैं नहीं समझ पाया क्या है, मैं तो अपने जोश में कर गया। हाँ। अच्छा, ये बात जो गेस्ट हाउस कांड में कही जाती है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये भी कुछ कपड़े नहीं फाड़े गए थे। हाँ। नहीं। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे दूसरी तरफ वाले? देखिए उस टाइम जिसकी सरकार थी ज्यादातर लोग इन्वॉल्व। शिवपाल यादव थे उसमें? नहीं। राजा भैया थे उसमें? नहीं, वहां नहीं दिखाई, वहां नहीं थे। इनके नाम चलते हैं कि ये लोग थे? नहीं, शिवपाल जी को मैंने नहीं देखा। हाँ। मैं किसी की उसमें नहीं पढ़ता हूँ। हाँ। बिल्कुल मैंने स्टेट गेस्ट हाउस में शिवपाल जी को नहीं देखा। बाहर कहीं या गाड़ी में कहीं बैठे रहे हों, मैं बाहर निकले नहीं। अंदर जो वो क्या नाम है वरांडा सा था, उसमें पूरे में शिवपाल जी और राजा भैया मुझे नहीं दिखाई दिए। बाहर चाहे कुछ भी रहा हो। तो ये मनगढ़ंत चीजें हैं ये सारी? मैंने नहीं देखा। देखिए मैं साफ बात बताऊं, कहीं रहे हों वो अलग बात है। मैंने इनको ना राजा भैया को देखा ना शिवपाल को देखा। जो आपसे भिड़ रहे थे वो कौन थे? अब वो थे समाजवादी के, ले सकते हैं, अब तो घटना सब दुनिया जान रही है। अतीक भाई थे। अतीकी भाई ने कहा कि हट जाओ पीछे। उस समय वो सपा में एक्टिव थे। हाँ। और रमाकांत यादव। अच्छा, सारे बाहुबलियों को ही भेजा गया था कि भेजा गया था या गए थे या कुछ। देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हुआ वहाँ पर वो मुलायम सिंह जी के कहने पे नहीं हुआ। अच्छा। ये जोश में जज्बात में कर गए। क्यों? उन्होंने ये, मैं जो बाद में बात आई थी ये हुआ बहुत से एमएलए आना चाहते हैं, इन्होंने बंद कर रखा है। तो मुलायम सिंह जी ने कहा चलो जो आना चाहते हैं उनको ले। जो मैंने बाद में सुना था, अब सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। अब ले आओ के चक्कर में ले आओ। हाँ, तो इनको लगा होगा कि हम ही मुलायम सिंह को दिखा दें कि हम 4 नहीं 10। वही होता है ना, उठा लाओ। हाँ। तो उठा के टांग के ले जाने लगे। वो तो फोटो हैं टांगे हुए, राजभर को टांगे हुए फोटो है, उठा के ले जाने लगे जबरदस्ती। तो वो कुछ कहा कुछ जाता है, आदमी उससे 10 गुना आगे बढ़ करके कर देता है। मुझे ऐसा लगा। बहरहाल वो जो कुछ हो गया, बहन जी 3 जून को मुख्यमंत्री बन गई। वहीं पर एक वो फर्रुखाबाद वाले थे पंडित जी, नाम है उनका मर्डर हो गया। वो मिनिस्टर भी रहे हैं वो, नाम याद नहीं आ रहा है। वो आ गए, पीछे रहते थे बीजेपी के, वो आ गए। उन्होंने अपना कहाँ बात की, कैसे बात की। लोग कहने लगे सिलेंडर रख दिए गए हैं आग लगाने के लिए। हमने कोई सिलेंडर नहीं देखे। पुलिस को बुलाया आप लोगों ने फिर? नहीं, पुलिस थी अपने आप आई। अपने आप आ गई पुलिस? अपने आप आ गई पुलिस। करीब 15-20 मिनट में। मतलब उन लोगों के जाने के बाद आई? नहीं, उन्हीं के टाइम पे। अच्छा। पुलिस ने कार पे लाठीचार्ज भी किया। अच्छा, उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया है पुलिस ने। हाँ। एक एडिशनल एसपी थे, नाम याद नहीं आ रहा, उसके कहने पे लाठीचार्ज हुआ है। हाँ। तो ये लोग सितर बितर फिर हुए। हाँ। करीब 20-25 मिनट, आधा घंटे के अंदर में आ गई थी पुलिस। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, मैं रोक रहा हूँ कि जो लाठी थी वो उन विधायकों ने भी चलाई जिसमें आपने मायावती को लाठियों से बचाया, ऐसा भी कुछ था? मायावती को लाठी मार रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मायावती जी कमरे के अंदर वो उनको टच कर ही नहीं पाए। हाँ। हमें झूठा इल्जाम नहीं लगाना है। वो टच कर ही नहीं पाए। जब ये सब बवाल होने लगा तो बहन जी कमरे में आ गई। हाँ। लेकिन वो आवाज सब सुन रही थी अंदर, सब देख रही थी अंदर से। पीछे वाली खिड़की एक थी, एक बरामदे तरफ थी, वो सब देख रही थी खिड़की से। कैसे उठा के ले जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं फलन। कई विधायक दौड़ करके आ गए, वो भी अंदर हो गए। तो बहन जी को कोई टच नहीं कर पाया। फिर उसके बाद दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ जी। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री वो बन गई, फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बारी थी इनाम मिलने की। और इनाम उन्होंने मुझे फिर 1995 में मंडी परिषद का चेयरमैन बनाया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जी, और अपना सलाहकार भी बना लिया। और
और सीएम हाउस में हम रहने लग गए वहीं। हाँ 4 महीना कुछ वो सरकार चली। हाँ फिर इसके बाद दोबारा सरकार बनी 1997 में, 6 महीने वाली। तो पहले हमने वोट ली बहन जी के साथ। 6 महीने जब पूरे हो गए तो कल्याण सिंह जी आ गए, तो फिर दोबारा वोट ली कल्याण सिंह के साथ। अच्छा, मतलब बहन जी के कोटे के मंत्री आप कल्याण सिंह की सरकार में भी थे? जी। तो क्या उस सरकार में कल्याण सिंह की कोटे के यानी कि बीजेपी के कोटे के भी लोगों ने शपथ ली थी? हाँ, पहले सबने 6 महीनों में? वो तो सबने, अच्छा आधे उनके थे आधे हमारे थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने भी शपथ ली, हमने भी शपथ ली। क्या मंत्री बने आप पहली बार में शुरुआत के 6 महीनों में? मेरे पास एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर था। और बाद में जब आप बने? बाद में जब हम बने तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ गया और माइनर इरिगेशन आ गया। अच्छा। और ये मेडिकल एजुकेशन आ गया। हाँ, 3-4 विभाग आ गए। 3-4 विभाग आ गए, 5 विभाग थे। हाँ। इसके बाद फिर कल्याण सिंह जी 1.5 महीना रहे। हाँ। और भाई जी ने कहा आप लोग इस्तीफा दे दो, तो हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो तो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। हाँ, तो 2 बार वहाँ बन गए। हाँ। तीसरी बार 2002 में फिर बीजेपी से मिलकर के गवर्नमेंट बनी। उसमें मैं सीनियर मोस्ट मिनिस्टर बनाया गया। क्या बने थे आप? उस टाइम पे मेरे पास 9 डिपार्टमेंट थे। 9 डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट था, एक्साइज था, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नोएडा वाला वो था। और उस टाइम पे मेरे 9 डिपार्टमेंट थे। फिर हम 13, 14, 15 में 15-16 महीने हम रहे और फिर रिज़ाइन कर दिया। भाई जी रिज़ाइन कर दिया, अपने आप ख़त्म। फिर 2007 में फिर बहन जी ने वोट लिया। बहन जी के बाद उन्होंने मुझे ही दिलाया वोट। पहले मैंने एज ए मिनिस्टर मैंने वोट ली। और शुरुआत में मुझे 9 डिपार्टमेंट दिए गए। अच्छा। और फिर वो जब सरकार ख़त्म हुई तो मेरे पास 18 डिपार्टमेंट थे। 2012 में, मार्च 2012 तक 18 डिपार्टमेंट थे। मुझे लगता है कि ये भी ऐतिहासिक बात रही होगी कि किसी एक आदमी के पास अब तक के सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट रहे। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। 18 डिपार्टमेंट क्या मंत्री किसी के पास नहीं होता। मतलब मिनी मुख्यमंत्री आपको कहा जाता था? कहा कुछ जाता हूँ, हम थे मिनिस्टर ही। हाँ। तो अब ये था कि बहुत से काम जैसे सीएम करते हैं। हाँ। तो उन्होंने वो सारा जिम्मेदारी ऑन रिकॉर्ड इधर डिलीट कर दिया था। हाँ। जैसे मुकदमा ओवर्स लेना है, विधायकों की मीटिंग लेना है, मंत्रियों की कोई प्रॉब्लम है, एमपीज हैं हमारी पार्टी के थे, वो सीधा इधर बताते थे और अधिकारियों को ये मैसेज था जो वो कहेंगे वो करना है। तो वो अलग मामला है। हालांकि लगता है कि 29 साल एक पार्टी को दिए, पार्टी को बनाया, सींचा, खड़ा किया, और फिर जब वहां से विदाई हुई तो ऐसी विदाई हुई कि कोई भी अच्छी याद नहीं रह गई। चलिए, जो बीत गया, कोई बात नहीं। देखिए, मैं फिर बता दूं, मैं अभी भी बहन जी की क्या, जितने लीडर हैं मैं सबकी इज्जत करता हूँ। उससे मैं आदमी उस टाइम पे ऐसे हालात बन जाए, उसको मैं नहीं कुरेदना चाहता। तो अब किसने किया उससे भी कोई फायदा नहीं है। किसने किया होगा आपके खिलाफ? आपको लगता है कि कुछ कॉन्स्पिरेंसी की गई? वो तो 100% बहन जी के कानों को भरा गया। 100%। किस मिजाज की बहन जी है? क्या कान की कच्ची हैं? हाँ, बिल्कुल कान की कच्ची हैं। बिल्कुल। जो उनको कोई भी बात कह दे वो यकीन मान लेती हैं। धीरे धीरे मेरे लिए एकदम से यकीन नहीं मान सकती थी। इसमें सालों लगे। और उस आदमी ने किया जो आदमी उम्र में मुझसे 7, 8, 9 साल बड़ा है। पार्टी में मुझसे 20 साल जूनियर है। आते ही उसने एक को नहीं, बारी बारी से सबको किनारे कर दिया। वही जिन्होंने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वही। आपको लगता है उन्होंने ही सारी कॉन्स्पिरेंसी को किया और पार्टी को इस हालत? सामने बात हुई ना, आखिरी टाइम पे सामने बात हुई, बहन जी के सामने। जो उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, उन्होंने कहा कि इन्होंने टिकट बेचे, टिकट के बदले पैसे लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, इसलिए इनको पार्टी से निकाला जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई? ये आरोप नहीं, फिर से उठा के देख लें। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 50 करोड़ रुपया ये पार्टी फंड का लेकर के भाग गए। उन्होंने आरोप नहीं लगाया था। सतीश मिश्रा जी ने आरोप ये नहीं लगाया था। उन्होंने ये कहा था, सतीश मिश्रा जी ने, कि
इनको मध्य प्रदेश भेजा गया, ये वहाँ नहीं गए। बाद में फिर आरोप आए हैं ये कि 50 करोड़ लेके भाग गए। उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम ऑडियो सामने रखे, आपने कहा कि मुझसे 50 करोड़ मांगे जा रहे थे, मैंने कहा मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने कहा अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे दो, तो मैंने कहा इसका एक चौथाई भी नहीं हो पाएगा। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, उस टाइम पे जो भी था वो सामने आ गया था, उसमें मैं अब नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो भी प्रेस में कहा था सफाई देने के लिए कहा था। जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे थे उनकी सफाई मैंने दी कि ऐसा नहीं है, और ये मेरा अधिकार है कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगे तो मैं उसकी सफाई दूं, और मैंने विद प्रूफ वो सफाई दी थी कि ऐसा नहीं। बहन जी के बारे में एक बात आपने कही थी कि वो दलित की बेटी नहीं रह गई, वो अब दौलत की बेटी हो गई। ये मेरे शब्द नहीं, ये किसी और के हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते थे। लेकिन क्या ये बात जो उनके लिए कही जाती है, जो दूसरे लोग आरोप लगाते थे कि पैसे की बड़ी डिमांड करती हैं, पैसा मांगती हैं, पार्टी में बिना पैसे के कुछ चलता नहीं है और इसी वजह से वहाँ टिकट बिकता है, ये सब जितने एलिगेशन लगते हैं, कितनी सच्चाई थी? आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जब वो खुद ही कह रही हैं कि पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है और मैं धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती, थोड़े थोड़े अपने लोगों से पैसे लेके पार्टी चलाती हूँ, तो अब इस पर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, जो पैसा आता होगा फिर वो करती क्या थी पैसे का इतना? स्विस बैंक वगैरह में अकाउंट भी थे क्या उनके? अरे मेरे हिसाब से नहीं थी। हाँ। क्या करती थी मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन स्विस बैंक में शायद अकाउंट नहीं थे। अच्छा, तो वो पैसे का अब हम लोग नहीं हिसाब किताब ले सकते थे, हमें क्या लेना देना। और पार्टी में भी काफ़ी खर्चा होता था, जैसे हर कमिश्नरी में एक एक ऑफिस खरीदा गया, आज भी है, और बड़े बड़े ऑफिस खरीदे गए। हर स्टेट में एक एक ऑफिस खरीदा गया, अभी भी शिमला तक में ऑफिस है। कोई स्टेट ऐसा बकाया नहीं जहाँ पे ऑफिस बीएसपी का ना खरीदा गया हो, जड़ से जमीन से ना हो। हाँ, तो इसमें भी पैसा लगाया गया। अब ये कहाँ रखती थी, क्या करती थी, अब हमें क्या पता। क्या ये एक जो बात चलती है कि मायावती बहुत लेविश लाइफ जीती हैं, बड़ा घर के अंदर बड़ी रॉयल लाइफ का है उनका मामला, इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, रॉयल लाइफ का क्या कहूँ, उनका एक टाइम है कि इतने टाइम मुझे नाश्ता करना है, इतने टाइम मुझे खाना खाना है, ये चीज़ें नहीं खाना है। और सफाई की वो बहुत ध्यान देती, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, और डेली थोड़ा बहुत वो टहलती थी उस टाइम पे। और ऐसा कोई मैंने लग्जरी लाइफ मैं नहीं देख पाया कि उनकी ऐसी कोई है। कांशी राम जी के आखिरी समय में मायावती जी को लेकर के बहुत सारे सवाल जो हैं वो रहते हैं कि कांशी राम जी परेशान हो गए थे या क्या था, ऐसी क्या सच्चाई है? आरोप लगाने वाले तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मरवा दिया। मैं ये बात कहना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूँ ना, ये झूठ है। क्योंकि कांशी राम साहब की जब दम निकली तो बहन जी सरहाने खड़ी थी, मैं पैत्याने खड़ा था डॉक्टर से हुमायूं रोड में, और बहन जी ने 4 दिन पहले मुझे लखनऊ से दिल्ली बुला लिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। किसी को नहीं बुलाया, मुझको बुला लिया, और मैं बराबर वहाँ खड़ा था जब उनकी दम निकली। पूरी रात जब मैसेज किया जाता, रात को उनके दम निकली, पूरी रात मैसेज किया गया, तमाम लोग आ गए, वेंटिलेटर मंगाया गया कि वो कैसे क्या करना है, फिर उसको लाश ना खराब हो उस बॉक्स में रखा गया, फिर रथ में कैसे ले जाना है, सब मैंने ही किया था सब टोटल। तो जो है वहाँ दिल्ली में जो हुआ था, नहीं वहाँ फिर इसके बाद उनको सौदा के लिए ले गए थे। तो ये जो कहा जाता है, मेरा बहन जी से कोई ताल्लुक नहीं, ना मुझे बहन जी का डर है, झूठा इल्जाम है। कोई जहर वहर नहीं दिया गया, कोई उनको नहीं मारा गया, वो अपनी मौत मरे हैं, इस चीज का गवाही मैं। आखिरी बार कांशी राम जी से मुलाकात आपकी? वो कोमा में थे ना, जो उनके मतलब जब वो सही थे, आखिरी मुलाकात कब हुई? मुझे लगता है 2004 में मुलाकात हुई थी। 4 में मुलाकात हुई थी, तब तक सारी चीजें 2003 में 2003 में मुलाकात हुई थी। और वो बहुत वैसे आदमी थे, उनके जैसा काबिल आदमी
मैं क्या बताऊं। कहते हैं कि उसके बाद मायावती जी ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया, कांशी राम जी की जो चीज़ें थीं वो छूट गईं, आखिरी समय में उनके परिवार वालों को भी मायावती ने नहीं मिलने दिया, ये भी कुछ बातें थीं क्या? परिवार वाले मुझे दिखाई तो नहीं दिए वहाँ, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई कि घुसने नहीं देना, ये नहीं करना, लेकिन मुझे कभी परिवार वाले वहाँ दिखाई नहीं दिए। उनके परिवार वालों ने कभी पार्टी पर अपना वो करने के लिए कि मेरे पिता ने या मेरे भाई ने इस पार्टी को खड़ा उनके किया पिता है? क्या, उनके बच्चे तो थे नहीं, शादी तो उन्होंने की नहीं थी। शादी नहीं की थी उन्होंने। तो भाई वगैरह अपना कुछ दिन तक अपनी अलग पार्टी, उन्होंने छोटी मोटी पार्टी बनाई, चलाते रहे, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे, तो शायद फिर अब पार्टी वार्टी नहीं चला रहे हैं। एक बात आपके लिए कही जाती है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत अपनी चीज़ों के लिए लेकर के बहुत कंसर्न रहते हैं। मतलब चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने अपने बड़े भाई को एमएलसी नहीं लड़ने दिया, अपने छोटे भाई की विधायकी का टिकट नहीं होने दिया, फिर नतीजा ये निकला कि परिवार में थोड़ी सी आपसी गुस्सेबाजी हो गई, आपके छोटे भाई फिर सपा के लिए प्रत्याशी के प्रचार करने लगे आपके बेटे के खिलाफ। ये क्या, इन बातों में कितनी सच्चाई है? और जो ये बातें हैं, जो एमएलसी की बात है जिसमें आपने अपनी पत्नी को एमएलसी लड़ाया था, जीता भी था, कह रहे थे कि उस पर आपके जो बड़े भाई थे, क्या उनका जफरुद्दीन शायद नाम था, जमीरुद्दीन, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, मायावती ने उनका टिकट फाइनल किया था? मायावती जी ने नहीं किया था, मैंने कराया था। अच्छा। जो सपा में चला गया था, अभी मेरा छोटा भाई है हसनुद्दीन साहब, हसनुद्दीन, वहीं से वो नाराज हुआ। वो उस टाइम पे सर्विस करता था रेलवे में, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, स्पोर्ट्समैन वो भी था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और स्पोर्ट्स कोटी में उसका रेलवे में हुआ। उसने क्या किया कि वो सर्विस करता था तो कहने लगा कि नहीं मेरा हक बनता है। मैंने कहा कि तुम सर्विस कर रहे हो। उसके बाद हमारे एक और चचा के लड़के हैं, वो कहने लगे मेरा हक बनता है। वो सभासद बन चुके थे, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे आना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, हमारे एक साले थे, साले हैं, साले मुमताज अली, वो कहने लगे मेरा हक बनता है। हाँ। इसके बाद एक और साले हैं जिनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया था, शकील अली, हाँ। वो कहने लगे मेरा हक बनता है। हाँ। तो मैं गया बहन जी के पास कि ये मेरे परिवार के अलावा किसी और को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा देखो भाई, मैंने पूरे कमिश्नरी को बुलाया था, वो तय नहीं कर पाए, और आपके परिवार का ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार को लड़ा दो, हम जिता लेंगे। तो भाई जी ने कहा, मैंने उनसे कहा कि तुम जिता लोगे, वो उसकी औकात नहीं, वो नहीं जिता पाएगा। वहाँ 3% मुसलमान वोट थे एमएलसी वाली सीट पे, एमएलए वाली में 6% है, उसमें 7% है, और एमएलसी वाली में 3% थे। तो उन्होंने कहा कि बस जब ये हुआ तो कहने के भाई ये बताओ कि पॉलिटिक्स इससे पहले तुम्हारे यहाँ कोई करता था? भाई जी ने पूछा। मैं कहा नहीं। कहा ये जो बनाया सब तुम्हारा बनाया हुआ है ना? मैं कहा पॉलिटिक्स में हो। तो कहने लगे देखिए इसमें हक है तुम्हारे बच्चों का। बेटा बहुत छोटा था, बोले अपनी पत्नी को जो है आप सबको हटाओ, अपनी पत्नी को लड़ाओ। अच्छा। ये विवाद खड़ा हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा कि वो घरेलू महिला है, वो तैयार नहीं होगी। कह लगे तुम लोग औरतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अच्छा। कैसे नहीं तैयार होगी? नसीम के घर में फ़ोन मिला, उसकी वाइफ से को बात कराया। अब मैं वही बैठा हूँ, फ़ोन मिलाया उन्हीं से, बुलाया तो वाइफ छोड़ने का ऐसा है, कोई एमएलसी का चुनाव है, तुम पर्चा भरा ना, बाकी तुमसे मतलब नहीं। ठीक है, ये मेरा कहना। कहा ठीक है। कहा मैंने कह दिया, जाओ तैयारी करो। जब मैं आया तो वाइफ ने पूछा भाई जी क्या कह रही थी? मैं कब कह तो तुमसे रही थी। मैंने बताया इसका मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा तुमने तो हाँ कह दिया। मैं घर से बाहर, मैंने कहा तुमने हाँ क्यों कह दिया? क्या मैं समझ ही नहीं पाई। अब मैं उनसे क्या कह देती जब मेरे समझ में नहीं कि कहीं का पर्चा भर के आना है, क्या करना है, मेरे कुछ मतलब ही नहीं। मैं कहा भाई अब क्या करें। फिर घर वालों से बताया तो घर वाले सब तैयार हो गए। और ये लोग जो थे ये नाराज हो गए कि हमारा नहीं कराया, अपनी बीवी का? कोई नाराज नहीं हुआ। अच्छा। कोई नाराज नहीं हुआ, सब ने मिल करके लड़ाया। एक बच्चा नाराज नहीं हुआ मेरी वाइफ पे। ये जो सपा में गए वो मामला दूसरा है। वो हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी को लेकर के। अच्छा। वो पॉलिटिकल कीड़ा तो उसके कुल बुला रहा था। अब्बा की प्रॉपर्टी को लेकर के जब बात हुआ तो अपने सबसे बड़े भाई से सबसे छोटा भाई बढ़ गया। अच्छा। अब
वो प्रॉपर्टी अब्बा की हमारे भाइयों की गलती की वजह से सब मेरे नाम आ गई। अच्छा, ऐसे कैसे? हमारे अब्बा की एक प्रॉपर्टी थी, तो हमारे भाई कहने लगे इसको बेच दें। ये है 96 की बात। अच्छा। तो हमारे अब्बा ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाप दादों की प्रॉपर्टी कहीं बाहर जाए और मेरे जीते जी बेच दें। तो लोग कहने लगे भाई कि हमको ज़रूरत है पैसे की। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है बेच दो, क्या रेट बिक रहे हैं? उसने कहा इस रेट की बिक रही है। हमसे कहने लगे तुम 1000 रुपये बीघा जो है बढ़ा करके तुम सब ले लो। अच्छा। तो हमने कहा, भाईजान बोले हाँ ये ज़्यादा ठीक है, तुमसे कोई वो नहीं। अच्छा, घर में जब भी कोई डिस्प्यूट होता था तो मेरे कहने पे सब मान जाते थे। अभी से नहीं, शुरू से बड़े भी मानते थे, छोटे भी मानते थे। वो इसके बाद ये हुआ कि वो जो है ये हुआ कि विल कर दे रजिस्टर्ड, सब रजिस्टर्ड बिल नहीं होती थी। तो नियम ये है कि जिसके नाम रजिस्टर्ड बिल हो रही है वो वहाँ नहीं जाएगा। अच्छा। उसके सिग्नेचर नहीं होंगे। अब हमारे सातों भाई और बहन चले गए विल करने। अब्बा ने विल किया और ये सब गवाही बन गए, जितने सबके दस्तखत है बिल में। और इन्होंने गलती ये की कि उस जमीन के साथ साथ जितनी जमीन हमारे अब्बा के नाम थी सब मेरे नाम बिल में चढ़ा दी। अच्छा, तो उनको लगा कि ये आपने धोखे से कर नहीं नहीं, अभी कोई धोखा नहीं लगा ना, आज भी धोखा है। अच्छा। मैं तो वहां था ही नहीं ना। तो मैं कहां से करा दूंगा? ये तो हो ही नहीं सकता कि मैंने धोखे में करा दिया। फिर इसी बात से वो नाराज होके? नहीं, कोई नाराजगी नहीं अभी। इसके बाद जब फादर एक्सपायर हो गए तो मैंने कहा कि भैया इसको चढ़ाओ, मेरे नाम अब आ जाए। तो मेरे नाम सब आ गई। इसके बाद देखा तो मैंने कहा ये जमीन तो मैंने ली नहीं। मैंने सारे भाइयों को बैठाला। मैंने कहा कि ये तो मेरे नाम आ गई, आप लोग अपना अपना ले लो। वो सारी जमीन जितनी थी सब भाइयों के नाम मैंने कर दी। अच्छा, उसमें से हिस्सा लगा सब वापस कर दिया, जितना मैंने लिया था या मेरा हिस्सा था वो बचा करके सब दे दी। लेकिन एक जमीन गांव के पास थी, उसमें बड़े भाई ने कहा कि इसमें मैं अब्बा के नाम से कॉलेज बनवाना चाहता हूँ। अच्छा, बांदा में ही? गांव में, बांदा के गांव में, रोड किनारे है। करीब 15 बीघा है। ये कहने लगा कि मैं नहीं मानता हूँ। ओके, कि उसमें से भी मुझे हिस्सा दीजिए। नहीं, उसमें उसका है हिस्सा। उसका हिस्सा उसमें था। तो मैंने कहा यार अब्बा के नाम अगर बन रहा है तो तुझे क्या दिक्कत है? भाग गया। फिर आया, कहने लगे आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। उसने कॉलेज के नाम कर दिया। और मैनेजर जो है, हमारे भतीजे हो गए, वो हो गए, वही लोग देखने लग गए। अब आगे चल कर के चढ़ गया, कहने लगे मेरी जमीन दो। मैंने कहा भाई तुमने खुशी से कर दिया था ना। अब इस बात पे छोटे भाई और सबसे बड़े भाई में डिस्प्यूट हो गया। उनके इंतकाल के टाइम तक भी ये बना रहा, बड़े भाई के। अब भतीजों में उनमें है, मेरा नहीं है कुछ। इस चीज से नहीं, अभी क्या हुआ कि जब ये कहने लगा कि मुझे दो, ये 2011 की बात है। मैं कहा बेटा जब वो हो गया, उनके नाम हो गया, अब कैसे होगा? कहा मैंने आपके लिहाज में सिग्नेचर कर दिया था। तो मैंने कहा लिहाज में सही क्यों किया तुमने सिग्नेचर? मैंने कहा चल ठीक है, उस जमीन के आसपास सोने के रेट पे अगर कोई जमीन मिले मैं तुझे दिलाता हूँ, वो जमीन छोड़ दे। बड़े भाई कहने लगे मैं दूंगा ही नहीं। अब आधे भाई इधर है, आधे इधर है। अजीब हाल मेरी। मैंने कहा बेटा मैं दिला रहा हूँ भाईजान से कोई मतलब नहीं, तू जितनी थी उसकी 2 गुनी ले ले, या पैसा ले लो, कहा ना मैं पैसा लूंगा ना मैं जमीन लूंगा। तो मैंने कहा तो तुझे सिग्नेचर नहीं करना था? कहा मैंने आपके कहने से कर दिया। तो मैंने कहा अभी तो मैं कह रहा हूँ। कहने लगे नहीं मेरे साथ बेईमानी हुई और आपने कह दिया। तो मैंने कहा इसका मतलब मैंने बेईमानी कराई। कुछ ऐसा हो गया कि उस टाइम पे उन्होंने ये कह दिया था कि सभी लोगों का हिस्सा होगा कॉलेज में, और फिर वो हिस्सा किसी का रहा नहीं। मुझे तो चाहिए नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। हमारे बड़े भाई कानपुर में रहते हैं, उन्होंने कहा उन्हें नहीं चाहिए। एक और हैं हमारे 2 भाइयों के बच्चे नहीं, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए। बाकी ज़मीन हमारे बच्चों के नाम लिख दिया उन्होंने, जिनके बच्चे नहीं, एक मर गए कभी नहीं। तो अब जब कोई है ही नहीं तो पूर्वजों की ज़मीन है। कई CBI जांच में आया था ताज कॉरिडोर में 13,005 बीघा जमीन 42 गांव में थी।
हमारे दादा के दादा के दादा की। हमारे अब्बा का नाम कमरुद्दीन, कमरुद्दीन के अब्बा का नाम ज़हूरुद्दीन, और ज़हूरुद्दीन के अब्बा का नाम मुहिद्दीन। इसके आगे हमें नहीं मालूम था। सीबीआई निकाल लाई कि मुहिद्दीन के अब्बा का नाम तैयबुद्दीन था, और तैयबुद्दीन के नाम ये जो है इतनी ज़मीन थी। बैरिस्टर थे, हमें नहीं पता था बैरिस्टर थे, हम जानते ही नहीं थे कौन। हाँ, इतनी पुरानी शिजरे में सीबीआई निकाल के ले आई। हाँ। तो वो ज़मीन घटते इतना वो हुई, कुछ जब एमपी में चली गई, अभी एमपी में हमारी ज़मीन है। कुछ हमने बेच डाली है, वो भी बेच रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बेच दीजिए। तो वो खैर वो अलग बात है। तो फिर इसके बाद ये क्या हुआ कि मैंने इसको तबीयत से डांटा कि अब्बा का इंतकाल हुआ, कि वो बड़े भाई हैं, वो गलत करें या सही करें, अब वो हमारे बाप के दाखिल है। चाहे उन्होंने गलत किया, मैंने कहा हाँ गलत किया, मैं मान रहा हूँ। उसके बाद भी अब्बा ने अगर ये किया होता तो तुम क्या करते, वही करो। ये हमारे गुस्से के गया शिवपाल जी से मिला, और शिवपाल जी से मिलकर कानपुर में एक वो साहब थे, उनके साथ जा करके इसने सपा ज्वाइन कर लिया। मैंने बुलाया तो भाग गया, नहीं आया। जहाँ तक मेरा उससे उसकी बात है, अभी मैं बुलाऊं उससे कह दूं कि मुर्गा बन जा, अभी मुर्गा बन जाएगा। वो वक्त के साथ में चीजें धीरे धीरे वो हो जाती। नहीं, वो मुझसे कभी नहीं था, तब भी यही था मामला। वो ये हुआ पॉलिटिकल मामला नहीं है, वाइफ की एमएलसी का मामला नहीं है। जब नहीं बन पा रहा था और वाइफ लड़ी, तो उसने भी अपना पैसा खर्च किया, बड़े भाई ने अपना पैसा खर्च किया, जो जो टिकट मांग रहे थे सब मैदान में कूद के कहने लगे कोई इतराजी नहीं। भाई जी ने कहा कि भाई ये है कि तुमने, तुम्हारे भाइयों ने थोड़ी कमाया है, ये इसमें हक बनता तुम्हारे बीवी बच्चों का, उनको दूंगी। अच्छा, कुछ करंट टॉपिक्स पे हम लोग आ जाते हैं। विधानसभा का चुनाव होना है और गठबंधन को लेकर के बड़ी चर्चा है। क्या लगता है 2027 का चुनाव? देखिए, ये फैसला तो हमारे नेतृत्व को करना है या सपा के नेतृत्व को करना है। लेकिन जैसे इंडिया गठबंधन चल रहा है, मुझे लगता है अलायंस होना चाहिए। इमरान मसूद इसको लेकर के क्यों इतना अपोज कर रहे थे शुरुआत में, और क्या जो उधर वो बैटिंग कर रहे थे उसके बाद उनको हाईकमान से कुछ डांट पड़ी है? क्योंकि वो इधर बिल्कुल साइलेंट हो गए, अब बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं। क्योंकि राहुल जी ने जब अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई दी और जो एक्स पर पोस्ट लिखा, उससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कांग्रेस भी गठबंधन ही चाहती है। इमरान मसूद जितना विरोध कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि क्यों नहीं कर रहे हैं अब। हाँ। अब वो क्या वजह है आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कभी कभी व्यक्तिगत मामले होते हैं, कभी कभी कोई व्यक्तिगत मामला होता, हो सकता है उनका भी कोई हो। अब हो सकता है समाजवादी पार्टी ने उनको सही दर्जे नहीं दिए, इस बात से नाराज हो गए हो। लेकिन जब वो कह रहे थे तो फिर आला कमान ने उनको उस समय क्यों नहीं टोका कि क्यों तुम जबरदस्ती गठबंधन में गांठ बांध रहे हो? ये दिल वालों की बस्ती है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। क्या बात है। ओवैसी को कैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में, विधानसभा में मुसलमानों के बड़े नेता मानते हैं उन्हें? अब मैं तो बड़ा नेता अपनी पार्टी के को मानूंगा, और अगर अलायंस हो जाता है, जब तक अलायंस रहता है तो जितने हमारे अलायंस पार्टनर हैं अपने नेताओं के बाद उनकी इज्जत करूंगा। ओवैसी को कैसे देखना? उसी में आ रहा हूँ। ओवैसी ना तो हमारे अलायंस में है, ना आने जा रहे हैं, और ना हमारे नेता इसके लिए तैयार होंगे। तो एक चीज मेरे समझ में नहीं आती, इकबाल को मैंने बढ़ाया, एमएलसी बना, फिर कैसे क्या हुआ, उसका भाई महमूद को एमएलसी बनाया, आज वो कहाँ है? आगे आ जाइए। हाजी याकूब कुरैशी से कहा गया हार जाओ तो वो हार गया, उसको उसके बच्चों को जेल भेज दिया, तबाह कर दिया। कहाँ पे खड़े हैं वो? शाहिद अखलाक कुरैशी जो है, मैं भी यूपी की बात कर रहा हूँ, उनको तबाह कर दिया। एमएलए मेरठ अंसारी साहब, नाम याद नहीं आ रहा, उनको जेल भेज दिया। आजम खान साहब के पूरी फैमिली के साथ क्या हुआ आपके सामने है। आजम खान साहब ने कभी मुझे पसंद नहीं किया, क्यों नहीं पसंद किया मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आजम खान मुर्गी चोर और बकरी चोर नहीं। आगे आ जाइए, सोलंकी के साथ क्या हुआ, कानपुर वाले इरफान सोलंकी, रिजवान जहीर, एक दो नहीं, मेरे खिलाफ सभी जांचें हो गई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, अब जब कुछ मिला ही नहीं।
कुछ मिला ही नहीं। यहीं बैठ के सीबीआई वाले आए चीनी मिलों में मैंने 1.5 पेज लिख दिया था कि मैं सहमत नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, मैंने लिख करके भेज दिया था। मैं डिपार्टमेंट मिनिस्टर मैं था और मैंने लिख दिया जो नीचे से प्रपोजल आया कि मैं सहमत नहीं हूँ। खैर जो भी है, आखिर कौन सी ऐसी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर भाजपा को और भाजपा के सहयोगियों को, सबको लूटताक करते हैं और भाजपा उनको टच नहीं करती। बाकी कोई बोला तो इन्होंने मुर्गा बना दिया। इनको क्यों नहीं टच करती? ये मतलब नहीं कि टच करे, ये नहीं कि उनको जेल भेजा जाए, ये मतलब नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मेरी बुराई है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। इस सवाल तो पैदा होता मेरा भाई सही, 5 भाइयों ने जो किया उनको तो जेल भेज दिया। एक भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो उससे बढ़ के कर रहा है, उसको टच नहीं कर रहे हैं। तो भाई ओवैसी साहब जो भी बोलते हैं उसका फायदा बीजेपी को, आरएसएस को मिलता है, मेरा ऐसा सोचना है। मुखालफत करना चाहिए लेकिन किसी हद तक करना चाहिए। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के अमिताभ बच्चन हैं, बिल्कुल जो बोल देते हैं सोशल मीडिया पे तैरने लगता है, लोकसभा हो, जनसभाएं हो, 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जेल चला गया, ये तो न्यूज़ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कब बरी हो गया ये न्यूज़ नहीं है। नेगेटिव बात करने वाले को इज्जत ज्यादा मिलती है, इस जमाने का दस्तूर है। इज्जत नहीं, वो चर्चाओं में ज्यादा आ जाता है। वो इज्जत कह लीजिए जो आपने कहा जी, तो वो इज्जत ही मैं कह रहा हूँ, चर्चा जो है। और ऐसी चीज प्रेस मीडिया को भी चाहिए और जिसमें मजा आए पब्लिक को भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ कोई शायद मुसलमान कह पाए, हम गंगा जमनी तहजीब को अहमियत देते हैं। अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़े तो मुसलमान ने दिया, मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये गंगा जमनी तहजीब है और ये हमेशा से ये चली आई है। 2014 तक ये बराबर रही, कमो बेश। दंगे होते रहे, सब कुछ होते रहे, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं था, फसाद नहीं हुआ। अब मैं गंगा जमनी तहजीब की बात करता हूँ। मैं बीइंग मुसलमान अगर कोई अच्छा काम करता हूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई हिंदू अगर अच्छा काम करता है तो श्री गणेश करता है। श्री गणेश क्या है? गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननं भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशो कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। चारों पे वेद मैंने पढ़े हैं, अभी घर में रखे हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है मैंने, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और मनु ईश्वर से लेकर पाराशरमत तक। मैं श्लोक अभी पढ़ना शुरू करूंगा, पूरी रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, श्लोक खत्म नहीं होंगे। जबानी की बात कर रहा हूँ, कंठस्थ है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद में षष्ठी की रचना की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र के 90 नंबर का श्लोक। ब्राह्मणो वस्तु मुखामासी बाहु राजन्ना करता उरु तदवैत पदाभ्याम शूद्रो अजयत। अच्छा, तो आप गायत्री मंत्र में आ जाइए। ओम भूर्भुवः, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पाराशर स्मृति में लिखा अभीरा कुमारा लोद्रा कविरता चनापिता पंचूद्रे पसंतंते खष्टो विदुषेव का। और एक बात नहीं है, तो ये चीज क्या है? किस कहीं नहीं लिखा हुआ वेदों में, रामायण में, कुरान में, हदीस में कि ये हिंदुओं की किताब है, ये मुसलमानों की किताब है, जो पढ़ेगा उसकी किताब है। और पढ़ने से ज्ञान हासिल होता है और जब ज्ञान हासिल होता है तो लोगों के नजदीक आने का मौका मिलता है। तुलसीदास जी के जिले का मैं रहने वाला हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री मिली वो मेरे जिले में मिली। 14 बरस में से लेके 14 बरस जो वनवास में रहे, 11.5 बरस मेरे जिले में रहे। जब वनवास गए थे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, केवल वो अयोध्या नरेश थे, दशरथ पुत्र थे, लेकिन फिर वो वहां से आ गए। तो तुलसीदास जी भी उसी जिले के। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो रामचरितमानस में 16 दोहों तक देवी देवताओं की वंदना की।
उसका अर्थ मत पूछिएगा, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी। देवी देवताओं ने जो है शाम नहीं हो जाएगी, अनर्थ, लोग अनर्थ लगा लेंगे। मैं जो लिखा है वो बोल रहा हूँ जी। और शस्त्रों ने जो हमें लिखा कि उदासीन अरमीत हित सुन ही जल ही खलरीत जान मानी जोग जोर जन बिनती कर सप्रीत। तो अब इसका मतलब दूसरी चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैंने हर चीज़ को डीपली पढ़ा है, उसका मतलब समझा है, और जितना मैं कुरान और हदीस के मामले में उतना मैंने दूसरे के मामले पढ़ा है। कुरान हदीस के मसले में हमारे अब्बा जो है कहते थे भाई बैतुल खला जा रहे हो, पखाने जा रहे हो, ये दुआ पढ़ के जाओगे, बाहर निकलोगे तो ये पैर आएगा और ये दुआ पढ़ोगे, घर के बाहर निकल रहे हो ये दुआ, गाड़ी में बैठ रहे हो ये दुआ, एक एक चीज़ जो है। और मेरी माँ ने 5 साल की उम्र में कुछ ऐसी चीज़ें याद कराई थी जो आज भी मुझे याद है। मिसाल के तौर पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक वो है कि उमर इब्ने खत्ताब उस वक्त तक ईमान न लाए थे, हिजाब कुफ्र में थे, दामन हक में ना आए थे, नहायत साहब गैरत बहादुर से तहमतन थे, मगर सच्चे नबी के और मुसलमानों के दुश्मन थे। गरीबों हक परस्तों को अजियत देते रहते थे, मुसलमान उनके हाथों से हज़ारों रंज रहते थे। मुसलमानों जनाब हजरत भी हमजा भी जब ईमान ले आए, तजल्लुल पड़ गया बातुल में, अहले मक्का घबराए, मुसलमानों की रोज़ अफजूद तरक्की से लगे डरने, नबी को कत्ल कर देने की तजवीज़ें लगे करने। कोई बोला गदब है अपनी ताकत घटती जाती है कि दुनिया दीन आबाई से पीछे हटती जाती है, यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा हुबल के वास्ते कोई चढ़ावा भी न लाएगा, भाई सुबह हो जाएगी। लेकिन आपको वो बात अब भी याद है बहुत। इसके बाद हम लोग टॉपिक से बहुत बियॉन्ड द वे चले गए। वो ये चलिए ये बहुत लंबा डिस्कशन है। आइए आजम खान का जिक्र आपने किया, आजम खान को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या उनकी पूरी मदद की? आपको क्या लगता है जिस तरीके से उन पर भाजपा के लोग एलिगेशन लगाते हैं कि खान साहब की मदद आजम खान की अखिलेश यादव ने नहीं की, ये बात चंद्रशेखर भी कहते हैं, ये बात वैसी भी कहते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा डीपली तो नहीं देखा है, लेकिन भाजपा की अगर आप बात करते हैं तो आजम खान अगर जेल में है तो भाजपा की बदौलत है। उनको साजिशन फंसाया गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतने हमदर्द हैं तो बकरी चोर मुर्गी चोर क्यों बना दिया, ये नहीं समझ में आ रहा है। उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगना चाहिए बकरी चोर मुर्गी चोर में। यह हैसियत है आजम खान की। ठीक है, वो तेज बोल सकते हैं, किसी से नाराज हो सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकता है, वो अपनी जगह है ना। अब और सीधी तो देखिए मेरे ये समझ में नहीं आता है, और पहली बात तो मैं इतना डीपली नहीं देखा है। मैं जितना अखिलेश यादव को जानता हूँ, जब भी मैं मिला, अभी की बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे कांग्रेस जो समाजवादी ज्वाइन करनी थी, और चार बार हमारी बात हुई थी अखिलेश यादव जी से कांग्रेस में जाने से पहले। ये बात है 2018 की। लेकिन उसी टाइम पे इनकी बात चल गई बहन जी से गठबंधन की 19 के लिए। मुझे पता चला इसी बीच में राहुल जी ने मुझे सीधे बुला दिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहां जाता हूं, बहन जी नाराज हैं, पता नहीं क्या कैसे हो, मेरे दिल में शंका आई और इसलिए मैं कांग्रेस में चला गया। उसके बाद भी मुझे ऑफर मिला, लेकिन अब वो छोड़ के जाना वो अच्छा नहीं। अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर एहसान किया है व्यक्तिगत भी। ये मैं खुल के जहाँ कहें वहीं कह दूंगा। और आज भी वो इतना सम्मान देते हैं, कभी भी उनसे मिलने जाइए, घर के बाहर वो आदमी छोड़ने आता है। ऐसे नेता बहुत कम। ये बात उनके बारे में कई लोगों ने कही कि वो मुख्यमंत्री भी थे तब भी वो बाहर तक गाड़ी में बिठाने आते। तब भी तो देखिए, मैं उस आदमी की इज्जत करता हूँ। अब बहुत से लोग कहते हैं जो वो कहते हैं करते नहीं, देखिए ये वाला रियल पॉलिटिक्स है, हर चीज नहीं हो सकती है, ये अलग मामला है। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव ऐसा कुछ कर सकते हैं, अंदर क्या है मैं नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में ये जो योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच खींचतान चल रही है, जिसको लेकर के ये कहा जाता है अखिलेश यादव की तरफ से कि इंजन के डिब्बे जो हैं वो टकरा रहे हैं, दिल्ली वाले और यूपी अभी वाले। मैंने एक शेर पढ़ा था जी, ये दिल वालों की बस्ती है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। ये यहाँ फिट हो रहा है। अच्छा, और तो क्या है इन दोनों में, आपको लगता है कि वाकई में नहीं? हम इतना नजदीक ना थे ना हैं, दूर से कभी मिल गए, कभी एयरपोर्ट मिल गए, कहीं हो गए, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी मिल गए, वो अपना नमस्कार हो गया और कैसे ठीक है ये। इसके अलावा हमारा कोई वो नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है और ये हुआ करता है।
हर जगह कुछ ना कुछ होता है। 27 में आपको लगता है कि बीजेपी उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो 17 और 22 का क्या फर्क पड़ेगा 27 में? मुझे नहीं लगता है कि अब बीजेपी सरकार बना पाएगी, अलायंस सरकार बनाएगा। मुझे लगता है, जो मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ। क्या आपको लगता था 2024 से चुनाव से पहले कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी बीजेपी की यूपी में? क्या लगता था आपको? जो लोग छोड़ के गए थे उनको तो लगता ही होगा कि 4-5 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस वही 1-2 सीटें जीतेगी, लेकिन आप लोगों ने तो रेवोल्यूशन कर दिया था। उससे बेहतर जो होगा, वो जो है सेमीफाइनल था, ये फाइनल है। अच्छा, अब हम लोग इंटरव्यू के अपने आखिरी पीरियड में हैं और इसमें मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा और आपको एक शब्द में उनके बारे में ब्रीफ करना है। पहला नाम है नरेंद्र मोदी। अगर झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर लिखा हुआ है सच बोलो। अमित शाह। पहले अपने आप को देख लीजिए, फिर दूसरे पे इल्जाम लगाइए। राहुल गांधी। जिस आदमी ने 11,000 किलोमीटर दरवाजे दरवाजे चल करके भारत को जोड़ने की कोशिश की, तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि एक गांधी देश की आज़ादी के टाइम थे, दूसरे गांधी ये हैं, राहुल गांधी। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी एक बहुत सुलझी हुई और सही टाइम पे सही निर्णय वाली महिला है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी का कई मामले में तो ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा सेकुलर भी साउंड होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य। अब जब सुनते हैं दोनों की जंग चल रही है तो देखते हैं कौन जीतता है। ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ठीक आदमी है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन साहब थोड़ा सा ऐसी बात करें जिससे भाजपा और आरएसएस को फायदा ना मिले, मेरा मशवरा है उनको। मायावती। बहन जी को भी अब थोड़ा सा मैं सुझाव जो दे देता है, बहन जी उससे और नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि पार्टी कमज़ोर हो रही है, तो हमें भी तकलीफ है। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी वैसे मुखर नेता हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य। मौर्य जी ये बौद्धिस्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर रावण। देखिए, चंद्रशेखर रावण जी जिस हिसाब से चल रहे हैं, अगर चलते रहेंगे और अच्छे लोगों से सामंजस्य बना के चलेंगे तो भविष्य अच्छा होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कितने धार्मिक हैं? मैं जितना अपने धर्म की इज्जत करता हूँ उतना दूसरे की मज़हब की इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मुझे अपनी इज्जत कराना है तो मुझे सामने वाले की इज्जत करनी होगी, और अगर मुझे अपने मज़हब की इज्जत कराना है तो दूसरे की मज़हब की इज्जत करना होगी। बच्चों को पॉलिटिक्स में लाएंगे? हैं, एक्टिव हैं। बेटा पार्लियामेंट चुनाव लड़ा था फतेहपुर से। अब देखिए इसमें 2027 में देखते हैं, कहीं से अगर होगा तो एमएलए लड़ाएंगे, अभी फाइनल नहीं। कांग्रेस में ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कोई विचार है? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं, कांग्रेस में हूँ। ठीक है, अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दर्शकों को बोल दीजिए और हम लोग फिर इस चर्चा को अंत करेंगे। मेरे जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं या जब तक देखते रहेंगे, मैं शबाब साहब को अक्सर मोबाइल पे अपने सुनता रहता हूँ, इनकी पोस्ट देखता हूँ, इनका जो तरीका है। मैं इनकी शादी में भी गया था। मैं उम्र में इनसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन तजुर्बे में ये मुझसे ज़्यादा हैं। इसका फ़ायदा उठाएं। मैं इनकी इज्जत करता हूँ और अच्छे आदमी को हर किसी की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि ये सही बात दिखाते हैं, सही बात बोलते हैं और सही बात लोगों को भी बताते हैं। इसलिए ऐसे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए।
बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। और चलते नहीं, चलते कोई एक नहीं, शेर मैं भी पढ़ देता हूँ कि क्या टाइम हो गया? 7:30 हो गया हम लोगों अच्छा, को, अभी मगरिब का टाइम है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। नहीं, कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमको अपना वक्त दिया। और आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। चलते चलते चूंकि नसीम भाई ने 2-3 शेर पढ़े हैं, तो एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ कि कौन सी बात कब, कहाँ और कैसे कही जाती है। अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हम उसी सलीके को सीख रहे हैं नसीम भाई। चलते चलते मैं एक शेर और कह दूं, आज के टाइम को देखते हुए, जो ज़ीरो टॉलरेंस बोलते हैं कि क्राइम ख़त्म है, तो अभी कल ही जो है कई बच्चियों की, नाबालिग बेटियों की इज्जत यहाँ लूटी गई बहराइच में, बलहा में, कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। क्या महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। क्या बात है। तो नसीम भाई से हम लोगों की चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। आप अपने राय, अपने विचार हमें ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।